कक्षा 10 के सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्ते। कल तक मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। यदि किसी भी बालक को या बालिका को किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आ रही है तो वह कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकता है। मैं दोबारा भी उसे समझाने का प्रयास कर सकता हूं। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछे जा सकते हैं। 70% कोर्स वैसे भी बचा है, 30% कोर्स हमारा खत्म हो चुका, मतलब दूसरे सरकार ने कम कर दिया है। अब केवल एक प्रश्न पर हमको चर्चा करनी है, वो शायद आपकी किताब में ना हो, लेकिन उस प्रश्न को आपको अच्छी तरह से समझना है कि ये प्रश्न यदि है तो उसका आंसर क्या हो सकता है। पहले मैं प्रश्न पढ़ने का प्रयास करता हूं कि प्राथमिक क्षेत्रक से प्रच्छन्न बेरोजगारी की समाप्ति के लिए किए जा सकने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए। यदि प्रश्न आ रहा है जिसमें देखिए पहले प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं इसे लगभग 2-3 बार आप लोगों को समझा चुका हूं। यदि तब भी नहीं आ रहा है तो निश्चित है इसमें आपकी ही कमी है और इसे मैंने उदाहरण सहित समझाया। तो प्राथमिक क्षेत्रक से प्रच्छन्न बेरोजगारी की समाप्ति के लिए क्या उपाय किए जाए उन पर आज हमको चर्चा करनी है। जब कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक संलग्न हो जाते हैं तो जो आवश्यकता से अधिक लोग शामिल हुए हैं उत्पादन में, तो यही अधिक लोग प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को दूर करने के लिए श्रमिकों को अन्य रोजगार यदि उपलब्ध करा दिया जाए या अन्य काम पर लगा दिया जाए तो निश्चित है कि हमको प्रच्छन्न बेरोजगारी से हमको मुक्ति मिलने लगेगी। तो अन्य कामों को किस प्रकार से विकसित किया जाए उसके उपायों पर हमको आज चर्चा करनी है। तो उसके लिए एक एक बिंदु पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कृषि या कृषि से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देकर, यानी जो भाई पढ़े लिखे तो होंगे नहीं, जो कृषि कार्य कर रहे होंगे उन्हें तकनीकी ज्ञान तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसी स्थितियों में कृषि या कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं उनमें जो संलग्न श्रमिक हैं, तो ऐसे उद्योगों को यदि बढ़ाया जाए, उनका विकास किया जाए तो उन्हें रोजगार की प्राप्ति मिल सकती है। और जब उन्हें रोजगार की प्राप्ति मिल जाएगी तो वो छोटे से भूमि के टुकड़े से अपने आप को पृथक कर लेंगे, जिससे उनको दोहरा लाभ मिलेगा। एक कृषि का भी मिलेगा और दूसरा उन्हें मजदूरी भी प्राप्त होगी। दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। सार्वजनिक जो निर्माण कार्य होते हैं उनके कार्यक्रमों पर यदि जोर दिया जाए। सार्वजनिक निर्माण में भवन भी आते हैं, सड़क भी आती, पुल आते हैं, ट्रेनों की पटरियां भी आती हैं,
जल परिवहन में नदियों की साफ सफाई आती है, सिल्ट आती है उनके चारों तरफ लगाने के लिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत से ऐसे कार्य हैं, क्योंकि ये अधिकतर जो बृहद कार्यक्रम होते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं जिनमें सरकार का स्वामित्व होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार अधिक से अधिक संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर सकती है। लेकिन वर्तमान में तकनीकी ज्ञान बढ़ने के कारण सैकड़ों लोगों के काम को एक अकेली मशीन कर देती है, जिस कारण से लोगों को रोजगार की प्राप्ति कम हो पाती है। ऐसी स्थिति में भाई मशीन से कार्य लेना चाहिए, लेकिन ऐसी सीमित दायरे पर कार्य करना चाहिए जिससे लोगों का भी कल्याण होता रहे। तो ऐसे सार्वजनिक क्षेत्रों के विकासों पर हमको निरंतर जोर देने की आवश्यकता है, जिससे स्थान विशेष पर लोगों को रोजगार मिल सके। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा चलता है, मनरेगा, वहां पर 100 दिन गारंटी होता है रोजगार के लिए, जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें एक निश्चित क्रम से काम मिलता रहता है। तीसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों पर सख्ती से पालन। अब सरकार 1948 में जब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को जब उसने पारित किया तो उसमें निश्चित की गई जो राशि है उसे सख्ती से पालन कराने में तो सफल नहीं हो पाई। अधिकतर निजी कंपनियों ने मनमाने ढंग से मजदूरों को मजदूरी दी, जिस कारण से उनका शोषण हुआ। लेकिन सरकार को उन्होंने दिखाया दूसरा कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी वेतन देते हैं उसे दिखाया और उसमें श्रमिकों का साइन दूसरा होता है और उन्हें मिलने वाला जो धन है वो दूसरा होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को इस सख्ती से ऐसे प्रावधानों को पालन करवाना चाहिए ताकि उनका शोषण ना हो सके। अब बेचारे लोग क्या करते हैं, यदि ऐसा नहीं काम करते तो उन्हें कार्यक्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है, वो बेरोजगार हो जाते हैं, तो उन्हें मजबूरी में ऐसे कार्यों को करना पड़ता है। निरंतर ग्रामीण क्षेत्र हो या ब्लॉक स्तरीय व्यवस्था हो, वहां ग्रामीण रोजगार केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए ताकि वहां से पंजीकृत करा करके लोगों का पंजीकरण हो सके कि कितने लोग बेरोजगार हैं। तो उसका एक सटीक जो आंकड़ा है वो चाहे वो राज्य सरकार के पास हो या केंद्र सरकार के पास हो, पहुंचता है। अब ऐसी स्थिति में यदि लोक हितकारी सरकारें हैं तो निश्चित है कि रोजगार परक जो कार्य हैं उन्हें क्रियान्वित किया जा सकता है। रोजगार देने के बहुत से अवसर हैं, लेकिन ये सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से कृषि की अनेक समितियां बना करके कृषि के उत्थान या उसके विकास पर जोर दे करके रोजगार परक कार्यक्रमों को बढ़ाया जा सकता है। अनेक सहकारिताएं संस्थान होते हैं जहां से किसानों को बीज, रसायन, कीटनाशक, उर्वरक ये उचित दाम पर हमको सरकार से जो प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जो केंद्र हैं तो ऐसे केंद्रों की संख्या को बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों तक, जन जन तक ये सुविधाएं पहुंच सके, जिससे उनका कृषि का विकास हो सके और कृषि के विकास से उनका उत्पादन बढ़ सके, ताकि जब वो आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत होंगे तो कोई ना कोई रोजगार के लिए जो बढ़ता जाएगा वो अपना अपना
व्यवस्था के अनुसार वो काम करने का प्रयास करने लगेगा। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है रोजगार न मिलने की बढ़ती हुई जनसंख्या, जो अनेक समस्याओं की जननी कही जाती है। यदि इस जनसंख्या के बढ़ती हुई जनसंख्या को यदि हम नियंत्रित कर लें तो निश्चित है कि हम रोजगार परक जो साधन है उस पर हम नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और सभी लोगों को रोजगार दे सकते हैं। परंतु हम दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में निवास करते हैं। यहाँ निरंतर जो जनसंख्या की ग्रोथ है वो बढ़ती चली जा रही है। जमीन और क्षेत्रफल देश का सीमित है, भूमि कम होती चली जा रही, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या में ज्यादा लोग निवास करेंगे तो ज्यादा मकान की आवश्यकता पड़ेगी, जिस कारण से जो भार होगा वो भूमि पर होगा। तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ता है और जिसका सीधे प्रभाव हमारी कृषि पर पड़ता है, जो हमारे भोजन का आधार है। तो निश्चित है कि हमें परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रमों को सरकार के द्वारा सख्ती से आगे बढ़ाना चाहिए। जैसा चीन में हुआ, जापान में हुआ कि वहां पर पॉलिसी आई एक ही बच्चे की, जिस कारण से वहां पर जनसंख्या नियंत्रण स्थापित हो गए। ऐसा ही कोई कानून हमारे राष्ट्र में भी आना चाहिए, जिससे जनसंख्या की जो बढ़ती ग्रोथ है उसको नियंत्रण किया जा सके। इस प्रकार से हम अनेक कार्यक्रमों को चला करके, तकनीकी कौशल को ज्ञान बढ़ा करके, तृतीय वर्ग को आगे बढ़ा करके जो सेवा क्षेत्र है, अनेक संस्थाओं को खोल करके हम रोजगार परक साधन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम जो प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उन्हें कम कर सकें। तो इस प्रकार यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो इस प्रश्न को दोबारा आप लोग सुनिएगा, तो निश्चित है कि समझ में आएगा। आप लोगों को यह प्रश्न याद करना है आज हर हालत में। तब तक के लिए धन्यवाद।